हाई एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चा, ये है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 10 एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 2। एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 1 बच्चा मैंने ऑलरेडी 1-2 दिन पहले अपलोड कर दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखो, देन इस वीडियो पर आना। अच्छा, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो इनसे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं, तो वीडियो को ध्यान से समझना, मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा, सबसे पहले हमारे पास में टॉपिक है कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वन बाय वन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले है बच्चा हमारे पास में कैजुअलाइजेशन। अच्छा, क्या होता है कैजुअलाइजेशन? देखो, कैजुअलाइजेशन पर आने से पहले याद करो, वर्कर्स मैंने आपको बताया था दो तरह के थे। एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स, वहीं एक होते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। कौन से वर्कर? रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चा? वो वर्कर्स जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं, ऑफिस के अंदर काम करते हैं, बेसिकली स्किल्ड वर्क करते हैं, इन्हें परमानेंट इनकी सैलरी मिल जाती है हर मंथ, इन्हें हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पेंशन भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड का पैसा भी मिलता है, इनका मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, इनके लिए बहुत सारे लेबर लॉज होते हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इस तरह के वर्कर्स को बोला जाता है रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। वहीं कुछ वर्कर्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। अभी कैजुअल वर्कर्स कौन से वर्कर्स होते हैं याद करो, जिन्हें एम्प्लॉयर परमानेंट बेसिस पर हायर करके नहीं रखता, किसी पर्टिकुलर काम के लिए इन्हें हायर किया जाता है, पर्टिकुलर काम हो जाता है तो इन्हें हटा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वर्कर्स काम करते हैं बच्चे, वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं। उन्हें किसी एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के लिए बुलाया जाता है, उन्हें डेली के हिसाब से पे कर देते हैं, इसीलिए इन्हें डेली वेजर्स भी बोलते हैं। इन्हें किसी तरह के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। कभी सुना है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वर्कर काम कर रहा है उसे पेंशन मिल रही है, उसका पैसा जो है प्रोविडेंट फंड में जाता है, उसे अदर सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं? नहीं भाई, कैजुअल वर्कर्स को इस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलते, इनके लिए कोई लेबर लॉस नहीं होते जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो वर्कर्स दो तरह के होते हैं, रेगुलर वर्कर्स जिन्हें परमानेंट सैलरी मिलती है, हर तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं कभी काम ज्यादा होता है या फिर किसी पर्टिकुलर काम के लिए जिस एम्प्लॉय को हम लोग बुला लेते हैं, जिस वर्कर को हम लोग बुलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन साइट पर जो बंदा काम कर रहा है, कंपनीज भी कई बार कैजुअल वर्कर्स को हायर करती हैं जब उनके पास में काम ज्यादा होता है। आपको मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, मेरे फादर का फर्नीचर बिजनेस है, तो बच्चे जब भी उन्हें कुछ ज्यादा प्रोडक्शन करना होता है, उनके पास में काम ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल शादियों के सीजन में जब ज्यादा फर्नीचर की डिमांड होती है, तो वो कुछ वर्कर्स को बुलाते हैं, उनसे काम करवाते हैं और उन्हें डेली बेसिस पर पे कर देते हैं। तो इस तरह के वर्कर्स को हम बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। Our workforce includes a large percentage of casual workers। बच्चा, हमारी जो वर्कफोर्स है, हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके अंदर कैजुअल वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं एंड देयर नंबर इज ट्रेंडिंग अप। और धीरे धीरे कैजुअल वर्कर्स का जो नंबर है, जो परसेंटेज है, वो डे बाय डे और इंक्रीज होता जा रहा है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन। तो बच्चे, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस ओवर टाइम। अब धीरे धीरे आपने देखा है कि कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है और इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। जब हमारी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज इंक्रीज होता जाता है और रेगुलर हायर्ड वर्कर्स जो हैं वो कम रह जाते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं कि भाई कैजुअल वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो नाम से ही समझ में आता है, इस सिचुएशन को हम कह देते हैं कैजुअलाइजेशन। आ गई बातें समझ में? द बल्क ऑफ वर्कर्स इन रूरल एरियाज वर्क ऑन फार्म ऑफ अदर्स। अब अच्छा, ऐसा होता क्यों है? देखो बेटा, रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास में खुद का लैंड नहीं है, बेचारे लैंडलेस फार्मर्स हैं। इन्हें दूसरों के लैंड पर, दूसरों के फार्म्स पर काम करना पड़ता है, तो ये भी क्या कहलाते हैं? कैजुअल वर्कर्स कहलाते हैं। जिस दिन खेती करने गया उस दिन कुछ अमाउंट मिल गया, अपनी वेजेस मिल गई, जिस दिन खेती करने नहीं जाएगा उस दिन वेजेस नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं? कैजुअल वर्कर्स, यानी कि डेली वेजर्स। पीपल आर वर्किंग ऑन फार्म्स एंड फील्ड्स बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग नॉन फार्म जॉब्स। और बच्चे, रूरल एरियाज के अंदर लोग बाउंड हैं कि उन्हें फार्म्स पर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर नॉन फार्म एक्टिविटीज बहुत कम है, तो वो लोग बाउंड हैं कि वो फार्मिंग करते हैं, दूसरों के खेतों पर जाके काम करते हैं, इसीलिए वो लोग क्या कहलाते हैं? कैजुअल वर्कर्स। और उन्हीं की वजह से कैजुअलाइजेशन हमारी कंट्री में इंक्रीज हो रहा है।
मोस्ट वर्कर्स हु माइग्रेट टू अर्बन एरियाज गेट वर्क एज कैजुअल वर्कर्स और डेली वेजेस। और फिर बच्चा वो लोग रूरल एरिया से माइग्रेट होके कहाँ आते हैं, अर्बन एरियाज में आते हैं, शहरों के अंदर काम ढूंढते हुए। और शहरों में आके भी बच्चा उन्हें ऑफिसेस के अंदर काम नहीं मिलता, उन्हें स्किल्ड जॉब नहीं मिलती, उन्हें फैक्ट्रीज के अंदर काम करना पड़ता है, उन्हें दूसरों के यहाँ पर काम करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे फादर के फर्नीचर बिजनेस के अंदर बहुत सारे वर्कर्स गांव से आते हैं, आके वहां पर काम करते हैं। तो जब वो लोग शहरों में आते हैं तभी भी वो एज अ कैजुअल वर्कर ही काम करते हैं, उन्हें परमानेंट जॉब्स नहीं मिल पाती, उन्हें कैजुअल वर्कर के तौर पर ही काम करना पड़ता है। और हर थोड़े थोड़े दिन में उन्हें काम ढूंढना पड़ता है कि भाई यहाँ पर काम है, यहाँ चले जाओ, उस टाइम पर उन्हें मनी मिल जाएगी। इस सिचुएशन के अंदर बहुत बार वो लोग अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं जब उन्हें सूटेबल काम नहीं मिल पाता। तो समझ में आ गया, जब हमारी वर्कफोर्स के अंदर कैजुअल वर्कर्स इंक्रीज होते जाते हैं उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कैजुअलाइजेशन। अब चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। बच्चा सेकंड टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन। तो बच्चे इनफॉर्मलाइजेशन समझने से पहले थोड़ा सा और समझो। देखो, एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड एज, एम्प्लॉयमेंट को हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। फर्स्ट है फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और सेकंड है इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बेटा, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। याद रखना, फॉर्मल सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये कौन सा सेक्टर है? इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, इसमें सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ऑल पब्लिक एंटरप्राइजेस, सारे के सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस आ जाते हैं, जितनी भी पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो भाई इसमें गवर्नमेंट का तो सब कुछ आ गया। एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स विच हायर 10 और मोर वर्कर्स। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस सिर्फ वही आते हैं इसके अंदर बच्चा जिसके अंदर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स होते हैं। समझ में आया कि फॉर्मल सेक्टर को हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। इसके अंदर सारे के सारे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, सारे के सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस आ जाते हैं। और प्राइवेट का कौन सा पार्ट आएगा? प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो आते हैं इसके अंदर जिनके अंदर मिनिमम 10 वर्कर्स हो। 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स वाले प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स किसके अंदर आते हैं? फॉर्मल सेक्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल्स, वहां पर मिनिमम 10 टीचर्स तो होते ही है ना, तो 10 और 10 से ज्यादा अगर वहां पर वर्कर्स हैं तो वो भी किसमें आ गया? फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के अंदर। वही सेकंड है इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बच्चे, इसका नाम है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट एंटरप्राइजेस। देखो, पब्लिक वाले तो ऊपर वाले में आ ही गए, गवर्नमेंट वाले तो ऊपर वाले में आ गए। इसके अंदर प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स वो आते हैं जिनके अंदर 10 वर्कर्स से कम होते हैं। भाई, ऊपर वाले में सारे के सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस आ गए, प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो आ गए जिनमें 10 से ज्यादा वर्कर्स है, मिनिमम 10 वर्कर्स, 10 या 10 से ज्यादा है। तो भाई जिसमें 10 से कम वर्कर्स हैं, 0 से लेके 9 तक के वर्कर्स हैं, वो किसके अंदर आएंगे? इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर एक ग्रोसरी शॉप है, ये ग्रोसरी शॉप एक बंदा चलाता है और उस बंदे ने एक और बंदे को हायर कर रखा है। वो क्या करता है? सामान पकड़ाता है। आप जो कोई सामान लेने जाते हो वो आपको सामान पकड़ाता है, उसको पॉलिथीन में डालता है, ये सारे काम करता है। तो बच्चे, वो बंदा कहां पर काम कर रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, क्योंकि उस ग्रोसरी शॉप के अंदर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं है। आ गई बात समझ में? तो फॉर्मल सेक्टर में कौन सा है? सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे के सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो जिसमें मिनिमम 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। और ऐसे प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स जिसमें 10 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो कौन सी कैटेगरी में गया? इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अब बच्चे, जो लोग इस फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं फॉर्मल वर्कर्स। जो वर्कर्स इस इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। तो डिफरेंस देखते हैं भाई, फॉर्मल वर्कर्स कौन से हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स कौन से हैं। वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बच्चे, फॉर्मल वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा। और इनफॉर्मल वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। They are given social security benefits like pension, provident fund, gratuity। इन्हें हर तरह के social security benefits मिलते हैं, टाइम टू टाइम पेंशन मिलती है, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है, इनका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, इन्हें सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जबकि दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। जो हमारे घर के बाहर ग्रोसरी शॉप है उसमें जो बंदा काम कर रहा है, क्या उसे पेंशन मिलती होगी? बिल्कुल नहीं। तो इन्हें किसी तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, लाइक पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, इस तरह के।
दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। बेटा ये अपने ट्रेड यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये अपना ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉस। बेटा गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत सारे लेबर लॉस बनाए हैं कि भाई इन्हें मिनिमम इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए, इससे कम नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें आप बिना नोटिस पीरियड के जॉब से निकाल नहीं सकते, अगर निकाल भी रहे हो तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो इन्हें आप सैलरी एडवांस में पे करके रखोगे। तो इनके लिए सरकार ने बहुत सारे लॉस बना रखे हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉस। इनके लिए किसी तरह के कोई लेबर लॉस नहीं होते। हमारे घर के बाहर जो बंदा है ग्रोसरी शॉप वाला, वो कभी भी उस वर्कर को हटा सकता है, इसके लिए सरकार उसे कुछ नहीं कह सकती। तो दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉस। अब बात आती है कि भाई इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन, बच्चे एक ऐसी सिचुएशन है when percentage of workforce in the formal sector tends to decline and that in the informal sector tends to rise। मतलब समझ में आया? जब बच्चे हमारी जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है, जितनी भी हमारी वर्कफोर्स है, उसके अंदर फॉर्मल वर्कर्स तो कम हो और इनफॉर्मल वर्कर्स इंक्रीज होने लग जाए, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, वैसा ही है ना जैसे पीछे देखा था कि कैजुअल वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या बोला हम लोगों ने? कैजुअलाइजेशन। सेम ऐसे ही जब हमारी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर, टोटल वर्कफोर्स के अंदर फॉर्मल वर्कर्स तो कम हो और इनफॉर्मल वर्कर्स इंक्रीज होने लग जाएं, उस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम? इनफॉर्मलाइजेशन। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में जो पॉपुलेशन काम कर रही है, जो वर्कफोर्स काम कर रही है, वो तो डिक्रीज होने लग जाए, वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स, वो इंक्रीज होने लग जाए, तो हम इस सिचुएशन को क्या कहते हैं बच्चे? इनफॉर्मलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को हम लोगों ने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि रूरल एरियाज के अंदर किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे अर्बन एरियाज यानी कि शहरों के अंदर किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो बच्चे रूरल एरियाज के अंदर बेसिकली दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, it occurs when number of workers engaged in a job is much more than actually required to do that। बच्चे ध्यान से समझना, देखो हमें पता है रूरल एरियाज के अंदर बेसिकली लोग ज्यादातर कहां पर काम करते हैं? अपने अपने फार्म्स पर काम करते हैं, अपने अपने खेतों पर काम करते हैं। अब भाई एक फार्म है और इस फार्म पर जरूरत है 4 वर्कर्स की। कितने लोगों की जरूरत है? 4 वर्कर्स की जरूरत है कि भाई 4 लोग काम करें तो ठीक है, सफिशिएंट यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, 4 लोगों की जरूरत है। बट बेटा फैमिली के 8 लोग इसी फार्म पर काम कर रहे हैं। भाई जरूरत तो हमें 4 लोगों की और 8 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। पापा भी काम कर रहे हैं, ताऊ जी भी काम कर रहे हैं, चाचा भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, दादाजी भी काम कर रहे हैं, सब इसी एक फार्म पर काम करने लग रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रोडक्शन तो ये 4 लोग कर रहे हैं, बाकी जो 4 लोग एक्स्ट्रा हैं वो ऐसा कोई तो प्रोडक्टिविटी में उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, जीडीपी के अंदर उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई 8 के 8 लोग एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली बेटा 4 लोग ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, बाकी 4 लोग प्रोडक्शन के अंदर कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी में कोई खास इंक्रीमेंट नहीं आ रहा। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो जो 4 लोग हैं वो दिखने में लोगों को लग रहा है हाँ भाई एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू द टोटल प्रोडक्शन। तो इस तरह के हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है बच्चे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अ जॉब, जितने भी वर्कर्स जॉब के अंदर लगे हुए हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, वो ज्यादा है जितने रिक्वायर्ड थे उससे। 4 लोगों की जरूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी के जो 4 बचे हुए एक्स्ट्रा हैं वो एक्चुअली क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन रूरल एरियाज। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे रूरल एरियाज में देखा जाता है, वो भी स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कि 4 लोगों की जरूरत है खेत के अंदर, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी के 4 दिखने में क्या है? एम्प्लॉयड, बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड। इट इज अ सिचुएशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
सेकेंड है बच्चे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादातर रूरल एरियाज के अंदर देखा जाता है, वो भी सेम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कि फार्मर ने सीड सो करे, ठीक है भाई, फार्मर ने सीड सो करे, बीज बोए, अब वो अपनी फसल का ध्यान रखेगा, उसे इरिगेट करेगा, टाइम टू टाइम मैन्योर्स डालेगा, फर्टिलाइजर्स डालेगा, और फिर लास्ट में उस फसल को क्या कर लेगा, हार्वेस्ट कर लेगा, कट कर लेगा, ठीक है भाई। तो इस काम के अंदर ठीक है फार्मर ने 6 मंथ्स बिता दिए, अब बाकी 6 मंथ्स क्या करे बच्चे, वो एक ही क्रॉप ग्रो करता है, तो 6 मंथ्स तक उसने एक क्रॉप ग्रो करी, अब बाकी के 6 मंथ तो वो फार्मर क्या है, अनएम्प्लॉयड है, उसके पास में कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर अगेन वो सेम सीजन में क्या करेगा, सेम क्रॉप को ग्रो करेगा। इट इज अनदर काइंड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी क्या है, एक तरह का रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है। इट अकर्स बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। हमें पता है एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल ऑक्यूपेशन है। बीज बोए, फसल का ध्यान रखा, उसे इरिगेट करा, उसमें खाद वगैरह डाली, लास्ट में हार्वेस्ट कर लिया। अब ठीक है 6 मंथ्स बीत गए, बट बाकी के 6 मंथ फार्मर क्या करे, बाकी के 6 मंथ तो ऑफ सीजन में फार्मर क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो ड्यूरिंग ऑफ सीजन फार्म वर्कर्स आर आउट ऑफ जॉब। ऑफ सीजन के टाइम पर फार्म वर्कर्स के पास में कोई जॉब नहीं रहती, दे आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, और ऑफ सीजन वो फार्म वर्कर्स क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि साल के कुछ पर्टिकुलर सीजन जो ऑफ सीजन होता है उसमें जो वो वर्कर्स हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, इसीलिए सिचुएशन को बोल देते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एरियाज के अंदर दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वहीं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, अगर हम शहरों की बात करें, तो यहां पर भी दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पर्सन्स who are willing to work in industries, transport, mining, trade and construction activities but are not getting any gainful employment। बच्चा इसके अंदर वो illiterate persons आ जाते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और वो चाहते हैं कि भाई वो इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रीज में काम कर ले, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर ले, बस वगैरह चला ले, इस तरह का काम कर ले, माइनिंग का काम कर ले, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर ले, इस तरह का वो काम ढूंढते हैं, काम कर भी सकते हैं, मार्केट में जो वेजेस मिल रही है उस पर वो काम करने को भी तैयार है, बट फिर भी अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा, इस तरह की सिचुएशन को बोलेंगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन अर्बन एरियाज। बिल्कुल बेटा, रूरल एरिया से लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आ जाते हैं। अब भाई अगर वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग इलिटरेट हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि फैक्ट्रीज में काम कर लें, यानी कि इंडस्ट्रीज में काम कर लें, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर लें, और इन जगह पर भी अगर उन्हें काम नहीं मिलता तो इस सिचुएशन को हम बोल देते हैं कि भाई ये क्या है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, कि उन्हें इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं मिल रहा। वहीं सेकंड है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी कंट्री के अंदर इतने सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्री होल्डर्स हैं, बट फिर भी उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। बहुत बार न्यूज़पेपर्स के अंदर देखने को मिलता है कि बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर्स भी पियोन की जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्संस। बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इतने खुलते जा रहे हैं, इतने खुलते जा रहे हैं, हर गली के अंदर स्कूल है, इतने सारे आईआईटी के लिए कॉलेजेस हैं, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतने सारे बीएड कॉलेजेस हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो इतने ज्यादा खुल गए कि हर कोई पढ़ रहा है, आज सबको पढ़ने की फैसिलिटी मिल रही है, हर कोई एजुकेटेड है। बट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज नॉट जॉब ओरिएंटेड। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ में एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है, कि भाई नंबर लेकर आओ, 99% लेकर आओ, 95 से ऊपर लेकर आओ, डिग्री लो, डिग्री ओरिएंटेड है, डिग्री पर फोकस कर रखा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जॉब ओरिएंटेड नहीं है कि लोगों को कोई स्किल सिखाई जाए, कि भाई कोई बंदा क्रिकेट में अच्छा है तो उसे क्रिकेट सिखाया जाए, कोई बंदा सिंगिंग में अच्छा है तो उसे सिंगिंग सिखाई जाए, कोई बंदा टीचिंग में अच्छा है तो उसे टीचिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाए। तो इस तरह का हमारा एजुकेशनल सिस्टम नहीं है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है कि लोगों के हाथ में बस डिग्री दे दो। सो डिग्री होल्डर्स फेल टू फाइंड जॉब्स। अब इन डिग्री होल्डर्स को जॉब नहीं मिलती, और जॉब नहीं मिलती, ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनके पास में डिग्री है, इसीलिए इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इन सब में सबसे खराब यही है बच्चे कि पढ़ लिए फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। इसकी वजह से लोग बहुत सारे गलत काम करते हैं, टेररिज्म की तरफ जाते हैं, चोरी वगैरह करते हैं। क्या करे भाई, पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा इंसान को। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट है बेटा कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने देख लिया, अर्बन
अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब है कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि भाई ये हर जगह देखने को मिलेगा, रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी। तो फर्स्ट है open unemployment. Open unemployment occurs when a worker is willing to work and has the necessary ability to work but does not get work. बेटा ये सिंपल सा है, एक बंदा है, काम करना चाहता है, काम able to work है, willing to work है, देखो काम करना चाहता है, नेसेसरी एबिलिटी है, एबल टू वर्क है, काम करने के लायक भी है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, तो भाई ठीक है वो अनएम्प्लॉयड है। अब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बोलते हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदा है, काम करने लायक है, काम ढूंढ रहा है, फिर भी से काम नहीं मिल रहा, तो सबको पता रहता है कि हाँ ये बंदा क्या है, अनएम्प्लॉयड है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोल देते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। Second is structural unemployment. It occurs due to structural changes like change in technology and change in pattern of demand. बेटा ये जो unemployment होता है ये structural changes की वजह से होता है। For example, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज आ गया, अब कंज्यूमर्स की डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो गया, ऑफ विच सर्टेन इंडस्ट्रीज आर क्लोज डाउन एंड द वर्कर्स आर थ्रोन आउट। बेटा टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया या फिर कस्टमर्स जो हैं उनकी डिमांड का पैटर्न चेंज होने लग गया। आपका जो बिजनेस है ठीक है पहले बहुत अच्छा चलता था, अब लोगों का टेस्ट चेंज हो गया और वो आपकी चीज को खरीदना पसंद नहीं करते, या फिर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया और आप अभी भी वही पुरानी टेक्नोलॉजी बेच रहे हो, तो लोग आपसे खरीदना पसंद नहीं करेंगे, आपका बिजनेस अपने आप शट डाउन हो जाएगा और आपके बिजनेस के अंदर जो भी लोग काम कर रहे थे उन्हें डेफिनेटली आप निकाल दोगे और वो लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो जब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है, लोगों के डिमांड का टेस्ट चेंज हो जाता है, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, तो फिर वो पुरानी चीज को पसंद नहीं करते और आपका बिजनेस के अंदर अगर आपने नेसेसरी चेंजेस नहीं करे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डूब जाएगा और आप उन एम्प्लॉइज को निकाल दोगे और वो एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड। थर्ड इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. It refers to a situation in which a worker does not get full time job. बेटा ये एक ऐसी सिचुएशन है जब बंदा काम तो कर रहा है, वर्कर काम तो कर रहा है, बट उसे फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही, उसे फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही। He remains unemployed for some months in a year or some hours every day. देखो सम मंथ्स इन अ ईयर अगर वो अनएम्प्लॉयड रहे तो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक बंदा है जिसका कूलर्स का बिजनेस है, इस तरह के आइटम्स है कूलर्स और एसी वगैरह, तो इन चीजों की डिमांड समर सीजन के अंदर ज्यादा होती है, तो समर सीजन में तो वो बंदा बहुत अच्छे से एम्प्लॉयड है, अच्छा कमा रहा है, और बाकी के 6 महीने वो बंदा क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, और एक इसके अंदर सिचुएशन आती है कि बंदे की कैपेसिटी है कि वो 8 आवर्स अ डे काम कर सकता है। नॉर्मली इंडिया के अंदर जो वर्कर्स है वो 8 आवर्स अ डे काम करते हैं, बट फिर भी उसे ऐसा काम मिल रहा है जो वो सिर्फ 5 आवर्स कर रहा है, उसे 5 आवर्स का ही काम मिल रहा है। तो देखा जाए तो डेली के जो 3 आवर्स हैं उसके लिए वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। कि आपकी कैपेसिटी है कि आप 8 आवर्स काम कर सकते हो, बट आपको जो काम मिल रहा है उसमें आप 5 आवर्स दे रहे हो, 5 आवर्स का आपको काम मिल रहा है, तो देखा जाए तो 3 आवर्स अ डे आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो। इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इसे भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, फर्स्ट इज विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई ये तो हम लोगों ने आवर्स वाला देख लिया कि कैपेसिटी है 8 आवर्स काम करने की, उसे काम मिल रहा है जिसके अंदर वो अपने 5 आवर्स दे रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 आवर्स वो बंदा क्या है, अनएम्प्लॉयड है। इस तरह के अंडर एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। वहीं इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है बच्चा, एक बंदा है जिसके पास में एमए की डिग्री है, भाई डिग्री होल्डर है, फिर भी उसे जो जॉब मिली है वो जॉब किसकी है, पियोन की है। तो बच्चा देखने में तो वो पूरे टाइम पर क्या है, एम्प्लॉयड है, सबको लग रहा है वो काम कर रहा है, बट एक्चुअली उसे उसकी डिग्री के हिसाब से काम नहीं मिल रहा, उसकी डिग्री के हिसाब से उसको पे नहीं मिल रही। इस तरह की सिचुएशन को बोलेंगे इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये विजिबल नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड है, वो काम पर जा रहा है, सबको पता है डेली काम पर जाता है, विजिबल है कि वो एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली उसको उसकी डिग्री के हिसाब से पे भी नहीं मिल रहा, उसको उसके हिसाब से पोजीशन भी नहीं मिली। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया। अब फोर्थ है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्शंस इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ऐसा होता है बेटा, फॉर एग्जांपल मैं एक जॉब करती हूँ, मैंने सोचा भाई मैं स्विच करूंगी, इस जॉब को छोड़ के मुझे दूसरी जॉब करनी है, तो बेटा एक जॉब छोड़ के जब मैं दूसरी जॉब ढूंढूंगी तो इस बीच में हो सकता है ना मुझे जॉब ढूंढने में, जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है 10 दिन भी लग जाए, हो सकता है 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 2-3 महीने लग जाए, 6 महीने तक मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊं। तो जब हम जॉब स्विच करते हैं तो
उसकी वजह से नई जॉब ढूंढने में जो टाइम खर्च होता है उस टाइम के लिए तो हम क्या है, अनएम्प्लॉयड ही है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और एग्जांपल देती हूँ, कोई फीमेल है, उसकी मैरिज हुई, मैरिज से पहले वो काम करती थी, अब उसे दूसरे जगह पर शिफ्ट होना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ टाउन से शिफ्ट होना पड़ा या फिर किसी थोड़ी सी दूर जगह शिफ्ट होना पड़ा, तो वो अपनी उस जॉब को छोड़ देगी, नई जॉब ढूंढेगी। भाई मैरिज के बाद में कुछ उसने ब्रेक ले लिया सपोज, तो इस बीच में जो टाइम होता है जब वो अनएम्प्लॉयड होती है, इस सिचुएशन को भी बोल देते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और लास्ट है हमारा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री के अंदर जो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस चलते हैं उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल बूम, बूम मतलब बूम तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इकोनॉमी एकदम मस्त चल रही है, लोगों के हाथ में बढ़िया पैसा है, लोग आराम से अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। अब लोगों के हाथ में पैसा है तो लोग डेफिनेटली क्या करेंगे बच्चे, डिमांड ज्यादा करेंगे। लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन की वजह से अपने आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। भाई प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो एम्प्लॉयज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो बूम सीजन के टाइम पर तो बहुत अच्छा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। वहीं जब रिसेशन का टाइम आता है, जब इकोनॉमी एकदम डाउन जा रही होती है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता, अब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो डेफिनेटली लोग डिमांड भी कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। भाई प्रोडक्शन किसके लिए करेगा जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कम प्रोडक्शन, कम लेबर की रिक्वायरमेंट, अपने आप एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोल देते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब है बच्चा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे क्या कॉजेज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में इतना ज्यादा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो फर्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। हमारी कंट्री अभी डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ कम है। ग्रोथ कम है मतलब हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं जीडीपी जो है हमारी कंट्री का वो कम है। जीडीपी कम क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हमें कम लेबर की जरूरत पड़ेगी, कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। हम इतना ज्यादा एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो ये एक रीजन है कि भाई इसकी वजह से कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कि ग्रोथ कम है, जीडीपी कम है, प्रोडक्शन कम है। तो प्रोडक्शन कम है तो डेफिनेटली हमें ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेबर्स की जरूरत नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कंट्री के अंदर आएगा ही। सेकेंड है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है बच्चे, कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। आपके सामने एक पिज्जा है, इस पिज्जा के अंदर 4 स्लाइसेस है। बेटा मैं सस्ते वाले पिज्जा की बात कर रही हूँ, महंगे वाले पिज्जा की बात नहीं कर रही। ठीक है भाई, एक बंदा है वो पूरा पिज्जा खा लेगा, 2 बंदे हैं दोनों आधा आधा खा लेंगे, 4 बंदे हैं चारों एक एक स्लाइस ले लेंगे। बट 5 बंदे हो गए तो 5th पर्सन को क्या दोगे, अगर 4 स्लाइसेस तो बढ़ गई, 5th पर्सन को क्या दोगे। वही सिचुएशन है कि पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वो भी इतनी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, बट नंबर ऑफ जॉब्स तो लिमिटेड है, तो सब लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता। इसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इतना कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है कि लोग इतना पढ़ लिए, इतनी सारी लोगों के पास में डिग्रीज हैं, फिर भी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सिर्फ क्रीम सिलेक्ट हो पाती है, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। तो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। यही रीजन है बेटा हमारी कंट्री के अंदर पोवर्टी, गरीबी भी इतनी ज्यादा है। तो दिस इज अ सीरियस रीजन व्हाई देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। थर्ड इज एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन। अभी पीछे भी देखा था, हमारी कंट्री की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर के अंदर काम कर रही है बच्चा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रही है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रही है। और एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है कि भाई 6 महीने तो उस बंदे ने क्या करा, जो फार्मर है, क्रॉप्स ग्रो करी, हार्वेस्ट कर ली, तो 6 मंथ्स तक के लिए वो पर्सन क्या था, एम्प्लॉयड था। बट ऑफ सीजन के अंदर वो पर्सन क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज्ड है। और एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है कि भाई सीजन के टाइम पर 6-7 महीने तो पर्सन एम्प्लॉयड है, बट बाकी ऑफ सीजन के टाइम पर पर्सन क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट है बच्चा लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। देखो हमारी कंट्री के अंदर स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स ज्यादा है, जिनके पास में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, वो टोटली रेनफॉल पर डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्शन के लिए। तो सोचो अगर इरिगेशन फैसिलिटी
फैसिलिटीज अच्छी होती तो हो सकता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज ही ना होती। ऑफ सीजन के अंदर भी जब उनके पास में आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन है तो वो ऑफ सीजन में भी क्रॉप्स ग्रो कर सकते। बट क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी है तो जब बारिश होती है, जब सीजन का टाइम है, तब फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जब बारिश नहीं होती, सीजन का टाइम नहीं है, तब फार्मर्स क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिफ्थ इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। भाई इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि भाई दादाजी का एक बिजनेस है, अब दादाजी इस बिजनेस को संभालते हैं, ताऊ जी भी इसी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, पापा भी इसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, चाचा जी भी इसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, और तो और इनके बच्चे और आप लोग भी इसी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो। तो भाई इस बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट तो है 5 लोगों की और इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं 15 लोग। तो देखा जाए तो बाकी के जो 10 लोग हैं वो एक्चुअली कुछ भी प्रोडक्शन में खास ऐड नहीं कर रहे हैं। 5 लोगों की जरूरत है, 15 लोग उस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो बाकी के 10 तो क्या है, देखने में लग रहा है भाई एम्प्लॉयड है, इनको बढ़िया काम चल रहा है, इनका बढ़िया फैक्ट्री चल रही है, बट एक्चुअली दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू द प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से भी कंट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। सिक्स्थ इज डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपको पता है जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एकदम तबाह कर दिया था, उन्होंने हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को एकदम खत्म कर दिया था। और बेटा ये जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती थी, बट आज की डेट में स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज एकदम खत्म सी हो गई हैं। बाकी एमएनसीज आ गई हैं तो ये अपने आप ही कंपटीशन फेस नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई। इसकी वजह से भी हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। सोचो अगर ये इंडस्ट्रीज होती तो आसपास की कितनी पॉपुलेशन को ये रोजगार दे देती, आसपास की कितनी पॉपुलेशन इनकी वजह से एम्प्लॉयड हो जाती, बट ये इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। सेवेंथ इज लो सेविंग्स एंड लो इन्वेस्टमेंट। बेटा इंडियन कल्चर के अंदर लोग इतनी ज्यादा डिमांड कर लेते हैं अपने पैसे से कि आपको पता है इतना ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर शो ऑफ है कि जितनी इनकम आ रही है भाई उसको स्पेंड कर रहे हैं, अपनी लेविश लाइफ जी रहे हैं, लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं। सेविंग्स कम करेंगे तो बेटा सेविंग्स से ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों की सेविंग्स कम है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम है, लोग प्रोजेक्ट्स में पैसा कम खर्च कर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस कम खोल रहे हैं। तो भाई जब बिजनेसेस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा लोगों को। तो दिस इज अगेन अ रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एट इज मोबिलिटी ऑफ लेबर। ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बेटा हो सकता है ना कि रूरल एरियाज के अंदर अच्छी जॉब्स अवेलेबल ना हो, या फिर आप किसी भी अगर जगह पे रह रहे हो अर्बन एरिया में वहां पर भी अच्छी जॉब्स अवेलेबल ना हो तो आपको फैमिली को छोड़ के दूर जाके काम करना पड़ता है। बट हमारे यहाँ का कल्चर कुछ इस तरह का है कि लोगों को इतना ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता कि वो दूसरी जगह पर जाके अर्न करें। वो प्रेफर करते हैं कि भाई अपने होम टाउन के अंदर ही रह लें, अपने घर में ही रह लें, वहां पर ही अर्न कर ले अपनी फैमिली के साथ में। तो बस कुछ हमारे यहाँ का कल्चर इस तरह का है कि लोग अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पर जाकर अर्न करना पसंद नहीं करते, बहुत कम लोग पसंद करते हैं। आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा लोग हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर वगैरह जाके अर्न करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाके अर्न करते हैं। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर जाके, दूर जाके, अपने होम टाउन को छोड़ के जाके अर्न करना पसंद नहीं करते। इसकी वजह से भी हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। अब है बेटा इकोनॉमिकल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के अंदर है, बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने कॉज भी देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे क्या क्या रीजन है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, भाई इसका क्या रिजल्ट होगा हमारी इकोनॉमी पर। तो पहला है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक रिजल्ट, और फिर है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। हमारी कंट्री के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें काम ही नहीं मिल रहा, जो लोग काम ही नहीं कर रहे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, कंज्यूमर हैं। वो चीजों को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। वो किसी तरह की इनकम नहीं हो रही उन लोगों की, वो किसी तरह की कोई सेविंग्स नहीं कर रहे, किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो बेटा देखा जाए तो इतना सारा हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है कि हमारी मैन पावर जो है हम उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। मैन पावर का क्या हो रहा है, नॉन यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ आउटपुट। सोचो इतने लोग जो अनएम्प्लॉयड है, इतने सारे जो एजुकेटेड लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो काम नहीं कर रही। अगर ये लोग भी काम करते तो हमारा प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो जाता, हमारा आउटपुट कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता, हमारा जीडीपी कितना इंक्रीज हो जाता, हमारी कंट्री कितनी ग्रो कर जाती। बट क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो कहीं ना कहीं आउटपुट का भी लॉस हो रहा है, इतना आउटपुट जनरेट नहीं हो पाता। लो कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल कि भाई कंट्री के अंदर इतना ज्यादा
अनएम्प्लॉयमेंट है कि बहुत सारे लोग क्या है, सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, वो चीजों को कंज्यूम ही कर रहे हैं, वो खुद तो कुछ कमा ही नहीं रहे, अब खुद कुछ अर्न ही नहीं कर रहे, अर्न नहीं कर रहे तो सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, सेविंग्स नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं और यही रीजन है कि कैपिटल फॉर्मेशन कम रहेगा। लो प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो लोग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन कम है, मतलब प्रोडक्टिविटी कम है। अब इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सोशल रिजल्ट क्या होगा, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई अगर आप अर्न नहीं कर रहे, सपोज अगर मैं कुछ अर्न नहीं कर रही, तो अगर मैं अर्न नहीं कर रही, डिमांड नहीं कर पाऊंगी, बेटा अर्न करूंगी तभी तो डिमांड करूंगी, तभी तो चीजें खरीदूंगी। अर्न नहीं कर रही तो मैं ना अच्छा खा पाऊंगी, ना अच्छा पहन पाऊंगी, ना अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी मुझे, ना मैं मेरी फैमिली को अच्छी एजुकेशन दे सकती हूँ, ना मैं अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज का फायदा उठा सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। ग्रेटर इनइक्वालिटी, बेटा जिन लोगों के पास में जॉब्स है वो तो अर्न करते जाएंगे, जो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं वो भी अर्न करेंगे और डे बाय डे और ज्यादा रिच होते जाएंगे। जिन लोगों के पास में जॉब्स नहीं है या फिर जो लोग कैजुअल वर्कर्स हैं, कुछ टाइम के लिए किसी के यहाँ पर काम कर लिया, जब काम नहीं मिला तब अनएम्प्लॉयड हो गए, इस तरह के वर्कर्स धीरे धीरे क्या होते जाते हैं और पुअर होते जाते हैं और इसी की वजह से कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी भी आती है। थर्ड इज सोशल अनरेस्ट। भाई सोशल अनरेस्ट तो होगा ही, अगर लोगों के पास में काम नहीं होगा तो डेफिनेटली टेंशन होगी, लोग टेररिज्म की तरफ जाएंगे, इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे पैसा कमाने के लिए, लोग चोरी करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे जिसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा सोशल अनरेस्ट फैल जाएगा। और लास्ट है क्लास स्ट्रगल। बेटा स्ट्रगल तो डेफिनेटली होगा, वो जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे पीछे होती जाएगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपके पास में जॉब्स नहीं है, सर्वाइव करने के लिए, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है बच्चा सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने देख लिया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कॉजेस हैं ये देख लिए, इनफैक्ट हम लोगों ने ये भी देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या रिजल्ट होगा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब बात करते हैं कि इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कुछ सजेशंस की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप क्या सजेशंस दोगे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, अगर कंट्री के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मतलब अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो ज्यादा से ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसका मतलब अपने आप ही लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो सिंपल सा है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेम वैसे ही इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए तो ऐसे बिजनेस के अंदर लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। बेटा अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, आपका बिजनेस डे बाय डे और ग्रो करता जा रहा है, आप अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर लेकर जा रहे हो, लार्ज स्केल पर लेकर जाओगे तो आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपको और ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगेन आप क्या कर रहे हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे और कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थर्ड इज हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है बेटा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, नए नए प्रोजेक्ट्स खोले, नए नए एंटरप्राइजेस खोले ताकि लोग वहां पर काम कर सकें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। फोर्थ इज हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बेटा हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो फार्म्स पर काम करते हैं, अपने खेतों पर काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, माचिस बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस करते हैं, शू पॉलिश वगैरह कर देते हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। इस तरह के वर्कर्स की हेल्प करना, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन फार्मर्स को अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकती है, इन्हें अच्छे सीड्स प्रोवाइड करवा सकती है, अच्छे मैन्योर्स, अच्छी खाद प्रोवाइड करवा सकती
सकती है। छोटे छोटे से लोग जो खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है जिन लोगों ने, उन्हें गवर्नमेंट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकती है। क्रेडिट मतलब उन्हें लोन अवेलेबल करवा सकती है, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। उनके प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में सेल करवाने में उनकी हेल्प कर सकती है, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग में हेल्प कर सकती है। तो गवर्नमेंट इस तरह के कुछ बेनिफिट्स दे सकती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस को, जो डेफिनेटली हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री ओरिएंटेड है कि भाई डिग्री लो। हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिग्री ओरिएंटेड की बजाय कैसा बनाना चाहिए, स्किल ओरिएंटेड, कि डिस्कवर करना चाहिए हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है कि इस बच्चे में क्या स्किल्स हैं, उस स्किल को इंप्रूव किया जाए। क्रिकेट अच्छा खेलता है तो भाई उसकी प्रैक्टिस करवाओ, अदर स्पोर्ट्स में अच्छा है उसकी प्रैक्टिस करवाओ, टीचिंग में अच्छा है उस चीज की प्रैक्टिस करवाओ, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो वो सारी चीजें सिखवाओ। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज आना चाहिए। डिग्री ओरिएंटेड की बजाय हमारा एजुकेशनल सिस्टम स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब वो पढ़ के निकले स्कूल्स और कॉलेजेस से तो उन्हें तुरंत ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वो खुद का कोई काम स्टार्ट कर सके या फिर उन्हें अच्छी जॉब्स मिल जाए। तो इट शुड फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। सिक्स्थ इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बेटा आपको पता है देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का यूज। प्रोडक्शन करने के लिए जब हम ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज करते हैं, इस तरह की टेक्निक को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वहीं प्रोडक्शन करने के लिए जब ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर का यूज करते हैं, इस टेक्निक को बोला जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सेवेंथ इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए। कुछ अनएम्प्लॉयड पर्सन, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जिनके पास में काम नहीं है, जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए एबल हैं, वो मिलके ही कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल ले कि भाई अनएम्प्लॉयड पर्सन आपस में मिलें, मिलके अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटरप्राइज खोल ले, खुद कुछ काम शुरू करे। अगर खुद के पास में कैपिटल की कमी है तो भाई गवर्नमेंट भी पैसा इन्वेस्ट करे, कैपिटल लगाए इसके अंदर, और वो लोग खुद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करके खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दें। इस तरह से कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं। लास्ट इज इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान्स। हमारे प्लान्स के अंदर जितने भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करना चाहिए ताकि फार्मर्स को अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज मिल सकें और वो ऑफ सीजन के टाइम पर वो अनएम्प्लॉयड ना हो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो सके। गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्ट करवा सकती है, जितने भी लोग कुछ लोग जो रूरल एरियाज के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट उनसे रोड्स कंस्ट्रक्ट करवा सकती है ताकि कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर सकती है। इस तरह की इंडस्ट्रीज खुद खोल सकती हैं ताकि आसपास में रहने वाले लोगों को क्या मिल सके, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये कुछ सजेशंस थे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को करेक्ट किया जा सकता है। अब बच्चे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, की गवर्नमेंट कौन कौन से पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना रही है कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट इज पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी आर लार्जली फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बेटा गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना रही है कंट्री के अंदर पॉवर्टी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कंट्री के अंदर जो गरीबी की प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए, वो बेसिकली किस पर फोकस कर रहे हैं, वो सारे के सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने पर। जो हमारी सोसाइटी का पूरा सेक्शन है उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने पर वो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज फोकस कर रहे हैं। भाई डेफिनेटली अगर कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, तो अपने आप ही कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जितनी भी पॉवर्टी एरेडिकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बना रही हैं, वो सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने पर, ताकि पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का फायदा हो सके। सेकंड इज टू रिमूव पॉवर्टी एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम्स। बेटा कंट्री से पॉवर्टी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बना रही है। फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फॉर एग्जाम्पल संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो इस तरह की योजना गवर्नमेंट बनाती है ताकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। थर्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
इंडिया की गवर्नमेंट ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लॉन्च करा। इट प्रोवाइड्स गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 days to all those in the rural areas who are below poverty line and are able to work and willing to work at the wage rate offered by the government। ध्यान से समझना बच्चे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लॉन्च करा। इसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूरल एरियाज के अंदर जो लोग बिलो पोवर्टी लाइन रह रहे हैं, गांवों के अंदर जो लोग बिलो पोवर्टी लाइन के अंदर रह रहे हैं, दोज हु आर एबल टू वर्क, जो काम करना भी चाहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट 100 days का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है और इस पे गवर्नमेंट जो भी एग्रीड वेज रेट होती है वो इन लोगों को प्रोवाइड करवाती है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूरल एरियाज के अंदर जो लोग बिलो पोवर्टी लाइन रह रहे हैं उन्हें 100 days का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है, उन्हें उसके हिसाब से वेजेस पे करती है ताकि उन लोगों को कुछ पैसा मिल सके, उन लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और इंप्रूव हो सके। फोर्थ इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 प्लेड डायरेक्ट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसकी वजह से भी बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ग्लोबलाइजेशन, आज इतनी सारी एमएनसीज हमारे यहाँ पर है तो वो एमएनसीज बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन हो गया, इतने सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस खुल गए हैं कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अभी मैंने बता ही दिया, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी की वजह से इतने सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स, जो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। लास्ट इज स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स। गवर्नमेंट ने कुछ रिसेंटली कैंपेन्स लॉन्च करे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स। ये भी कैंपेन्स ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसी के साथ बच्चा एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एम्प्लॉयमेंट को बच्चा हम लोगों ने 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करा। आई नो दोनों ही वीडियोस, दोनों ही पार्ट्स थोड़े से लेंदी बने हैं, थोड़े से बड़े वीडियोस हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा थी, और अगर मुझे पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करना है, एक भी टॉपिक मिस नहीं करना, तो डेफिनेटली बच्चा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, डाटा भी ज्यादा था, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आप लोगों का एग्जाम है, मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हो, पढ़ लोगे, बड़ी वीडियोज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो यार। एक तो तुम लोग है ना शेयर नहीं करते वीडियोस को, अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।